नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करने आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में अगले पार्ट की, जो है हमारा नया भाग डच। डच के बारे में हम चर्चा करेंगे कि डचों का आगमन एवं गतिविधियाँ कैसी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में बात करेंगे और भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार कैसा था इसके बारे में बात करेंगे और डचों के व्यापार के बारे में बात करेंगे। डच और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बारे में बात करेंगे और डच का पतन कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, आगमन एवं गतिविधियाँ। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचा करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों से पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीकी तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेस वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसालों का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारी कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारी संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफे कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशिया क्षेत्र की ओर प्रवृत्त किया। तो अब आगे हम बात करेंगे डच इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कॉर्नेलियस डी हाउंडमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बताम पहुंचा। इसने डच को अधिगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषण ने डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिससे कई स्वतंत्रता एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी 6500 गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र वेटविया में स्थित था। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियां देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित ग्लेडियन के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां औद्योगिकीकृत थी। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में और बिम्बिया में, 1641 ईस्वी में और 1645 में करिकल में और 1653 में चिंसुरा में और 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नेगापट्टनम में तथा 1663 में कोचीन में
डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 में एम्बियोना, 1619 में मसाला द्वीप तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका जीते। 1641 ईस्वी में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में अपने व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिला। गोलकुंडा के सुल्तान जिंजी, मदुरै और तंजावुर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुट्टा शासक ने विशेष व्यापारिक सुविधा प्रदान की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था पुंडाकक्कड़ और कांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों की चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क में मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारी कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। डचों की व्यापारिक संस्था VOC एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों ने इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य नीतियां थीं। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। डच के व्यापार कैसे कैसे थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूँकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया से मिलते थे, अट्टा डचों का मुख्य केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया से लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से ड्रासपट्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज़ों पर प्रहार किया और स्थानीय अड्डों पर आक्रमण किए। मछलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सूर्य के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी ये कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासियों जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्करी का उद्योग स्थापित किया। डच और अंग्रेजों के बीच क्या संघर्ष हुआ के बारे में चर्चा करेंगे। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूर्व में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके एकाधिकार कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार के कारखानों और श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा के चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655 से 56 में कोलंबो और 1659 से 63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना नदी और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल, बिहार में
साल्टपीटर, सोरा और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुत्वता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 में डचों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरे एंग्लो डच युद्ध 1672 से 74 में सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सीमित कर रह गई। अब बात करेंगे डचों का पतन के बारे में। यहाँ से लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूह पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिसे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार से ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की अपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती रही। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास संसाधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा सर्वाधीन रहा और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करने में सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खोने देने तथा समुद्र पर एकाधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकी थी, और ऐसे ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोपियों में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति को हरास कर लिया और इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हैं। तथा हम इसके बाद अब अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।